आपने एक बार सोच लिया ना ड्रॉप के बारे में, तो आप डेफिनेटली अगले साल ड्रॉप ही लेते हुए दिखोगे। आपका कोई और फ्यूचर नहीं होगा, फिर आप ड्रॉप ही लोगे। अर्ली ड्रॉप ये सब बहाने होते हैं, आप अपने आप को मेहनत से बचा रहे हो। सही बात यही है। ये बात भाई तूने बहुत सही कही, ये बात तूने बहुत सही कही। बहाने बनाने को यार मैं पूरी दुनिया भर का रोना कर देता कि मेरे घर उस टाइम पे मेरा घर भी बन रहा था, तो पूरी दुनिया भर की आवाजें हो रही थी। एफर्ट्स डालने पड़ेंगे यार, तभी रिजल्ट आता है। ऐसा नहीं कि ध्रुव का हवा में रिजल्ट आ गया, ध्रुव ने कुछ मेहनत भाई दबा के मेहनत की है बंदे ने, तब जाके इम्प्रूवमेंट हुआ है। ठीक है, आप भी कर सकते हो यार, ऐसा नहीं है, बट वही है, इसकी जितनी मेहनत करने को तैयार हो जाओ। कोई ऐसी स्ट्रेटजी दुनिया में नहीं पैदा हुई, कोई नहीं बता सकता आपको कि इसको करके आप अगर 8 घंटे पढ़ोगे या 10 घंटे पढ़ोगे तो आप इस तरीके से इम्प्रूव कर लोगे। चीज ये बता, ठीक है, मतलब तेरा अब डिसाइडेड हो गया था मिड ऑफ अप्रैल और मई के स्टार्टिंग तक कि भाई अब थोड़ा जेई की तरफ, मुझे जेई मेंस और बिट सेट की मुझे तैयारी करनी है। ठीक है, तो तूने बोला कि भाई रिसोर्सेज मुझे पता थे, तो मतलब थोड़ा बताएगा क्या क्या रिसोर्सेज तूने रेफर किए थे? क्या कोचिंग मटेरियल पे ही स्टिक रहा था या फिर यूट्यूब चैनल्स कुछ रेफर किए थे? उनके बारे में थोड़ा बताता हूँ भाई। अब मैं इसमें देखो यार, मैंने ये रिसोर्सेज फॉलो करे हैं, तो आप तो हो सकता है कोई अलग हो, पर मैं ये अपने उससे बता रहा हूँ जो मैंने फॉलो किया। मतलब वो पर्सनल अपने ध्रुव भाई बता रहे हैं। हाँ, मेरा ओपिनियन है, आपका हो सकता है थोड़ा अलग हो। तो मेरे लिए ये चीज़ काफ़ी अच्छे से वर्क कर गई थी। फिजिक्स में मेरे को पता था, मतलब हर एक को ही पता है, HC वर्मा आप कर लो ना और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो, तो इससे ज़्यादा करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इनका ही रिवीजन करते रहो, मोर देन इनफ है। मैं तो ये मानता हूँ जेई मेंस में तो आप जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना पूरे कर सकते हो, सिर्फ ये 2 चीज़ें करके। तो मैंने ये करे, इनको काफ़ी अच्छे से करा। HC वर्मा से मैं ये नहीं कहूँगा मतलब मैंने सारे करे, पर हाँ 2-3 चैप्टर छोड़ के मतलब लगभग HC वर्मा मैंने कर दी थी फिजिक्स में। अच्छा, और प्रीवियस ईयर ये लॉकडाउन में की थी? ये लॉकडाउन में की थी या फिर उससे पहले, मतलब पहले कर रखी थी? उससे पहले मैंने इतनी नहीं, काइनेमेटिक्स थोड़ा बहुत स्टार्टिंग का था तो वो कर लिया, थोड़े बहुत चैप्टर्स कर रखे थे उससे पहले। थोड़े बहुत क्या मतलब बिल्कुल 1-2% ही होंगे, मतलब ना के बराबर थे। तो पूरी मतलब करी थी उस टाइम पे लॉकडाउन पे ही, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा था। तो मैंने पूरा फिजिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, तो फिजिक्स करने में भी मुझे मज़ा आता था, तो इसलिए भी मैंने HC वर्मा काफ़ी आराम से कर दी थी। और केमिस्ट्री में तो मेरे को पता चल गया था मतलब कि NCERT से मुझे काफ़ी मदद मिल रही है, तो इनऑर्गेनिक में मैं उसी पे स्टिक रहा। फिजिकल में स्टार्टिंग में करता था, पर एन अवस्थी मुझे काफ़ी बढ़िया बुक लगी। उसका अगर आप लेवल 1 भी करते हो ना, तो आपको इतने नए नए वैरायटी के क्वेश्चन, नए नए लेवल, ऑनेस्टली बोलूं लेवल 1 ही उसका बहुत इनफ है। लेवल 1, हाँ सही में उसका अगर आप लेवल 1 भी करते हो ना, तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। लेवल 2 बेसिकली ऑनेस्टली बोलूं लेवल 2 उनके लिए ज्यादा रहेगा जो यार थोड़ा ओलंपियाड लेवल की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो उनके लिए लेवल 2 मेंस और एडवांस के लिए लेवल 1 मेरे ख्याल से इनफ है। डेफिनेटली लेवल 1 मोर देन इनफ है। उसमें भी आपको कई अच्छे अच्छे क्वेश्चन एडवांस लेवल तक के हैं, उससे भी ऊपर के कुछ मिल जाएंगे। हाँ, तो आप NCERT करो और थोड़ी और प्रैक्टिस के लिए एन अवस्थी कर सकते हो। मैं ये नहीं कहूँगा मैंने एन अवस्थी पूरी कर दी थी, तो डेफिनेटली मैंने नहीं करी। कुछ चैप्टर्स की करी थी जिनमें मुझे लगा कि मुझे और करना चाहिए। एटॉमिक स्ट्रक्चर में कुछ क्वेश्चंस करे थे, तो ऐसे ही कुछ चैप्टर्स की करी थी, तो एन अवस्थी पूरी नहीं करी। पर हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और NCERT इनको मैंने पूरा अच्छे से करा था। और डेफिनेटली जेई मेंस की फिजिकल केमिस्ट्री में कई फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, मतलब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होगा फिर फार्मूला होगा, तो वो अगर आपको पता है तो आप कर दोगे इजीली। और ऑर्गेनिक में, हाँ ऑर्गेनिक में मैंने टाइम दिया था। ऑर्गेनिक में मुझे स्टार्टिंग में दिक्कतें भी बहुत आती थी, क्योंकि ऑर्गेनिक में जिनसे नहीं होती ना, उन्हें ये चीज़ समझ ही नहीं आ रहा होता कि यार मेरे से क्वेश्चन क्यों नहीं हो रहा। तो उसमें बेसिकली आपसे इसलिए नहीं हो रहे होते, मतलब मेरे से इसलिए नहीं होते थे, मेरी थ्योरी क्लियर नहीं थी। तो पहले तो मैंने एक यूट्यूब चैनल रेफर करा, तो मैंने अनअकैडमी जेई से पढ़ा था। और ये भी कोई स्पॉन्सर्ड चीज़ नहीं है यार, कई लोग मेरे कमेंट सेक्शन में लिख देते हैं कि ये स्पॉन्सर्ड है यार, तो स्पॉन्सर्ड नहीं यार, जिससे पढ़ाऊँ अब यार झूठ थोड़ी बना के बताऊँगा। तो हाँ एग्जैक्टली यार, देख ऑनेस्टली बोलूँ, देख रिसोर्सेज बहुत हैं, अब हमें एक्सट्रैक्ट करना आना चाहिए हर जगह से। ऐसा नहीं कि यार वो चीज़ बेकार है, वो चीज़, अब भाई तुम्हें एक्सट्रैक्ट करना आना चाहिए वहाँ से अच्छी चीज़। हाँ, आपको जिस टीचर से समझ में आ रहा है और आपको लगता है काफ़ी अच्छा पढ़ा रहे हैं, आप उनसे कनेक्टेड रहो। स्विच मत करो चैनल की, कल को इससे पढ़ लिया, फिर फिजिक्स वाला सर से पढ़ा, फिर इनसे पढ़ा, उनसे पढ़ा, ये ऐसे नहीं करना। मैं एक पे स्टिक रहा। पारस ठाकुर सर पढ़ाते थे और सही में उन्होंने काफ़ी अच्छे से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाई है। मतलब वो जिस तरीके से पढ़ाते थे ना, उसमें वो प्रीवियस ईयर भी करा देते थे, तो मेरे लिए वो चीज़ काफ़ी बेनिफिशियल रही। कॉन्फिडेंस आता है यार अंदर से कि अगर आपने थोड़ी थ्योरी पढ़ी और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा कि हाँ भाई तैयारी सही ट्रैक पे जा रही है।
और उसके बाद मैंने सिर्फ MS चौहान लेवल 1 करा था और वो मोर देन इनफ है यार। उसमें इतनी प्रॉब्लम्स है ना कि आप मतलब ऑर्गेनिक का क्वेश्चन माइंड में सॉल्व कर लोगे। बहुत ही बढ़िया बुक है यार, उसको कर लो तो मोर देन इनफ हो जाएगा। बस मैंने ऑर्गेनिक में ये एक ही बुक करी और बस ऑर्गेनिक फिर मेरी हो गई थी इसके बाद। मतलब जो भी चीजें की तूने सारा लॉकडाउन में किया ना, ऐसा नहीं कि पहले से? नहीं ऑर्गेनिक पूरी लॉकडाउन, और ये फिजिक्स भी, ये सारी मतलब जेईई मेंस लेवल तो लॉकडाउन में करी। बोर्ड्स लेवल तक मैंने बोर्ड्स की तैयारी में कर ली थी। अच्छा, अब फिर मैथ्स का क्या सीन रहा? मैथ्स का बता यार भाई, मेरी मैथ्स मतलब मैं क्या बोलूँ, मतलब सही थी पर मैं ओवर कॉन्फिडेंस में रहता था कि कर दूंगा मैथ्स तो सही है, मतलब मैथ्स कर लूंगा, तो वही थोड़ा बहुत करता था और मन नहीं करता था मेरा मैथ्स करने का। सच्चाई यही थी कि मतलब मैं अवॉइड करता था और मेरा वीक भी था। तो आपके साथ ये चीज़ होती है, जो चीज़ आपकी वीक होती है ना और आपको दिख रहा है यार 2 सब्जेक्ट में अच्छा खासा कर रहा हूँ, तो वो आप चाहते नहीं हो पर आप उसे नेगलेक्ट करने लग जाते हो। तो वो चीज़ मेरे साथ हुई और मैथ्स को मैंने कम टाइम दिया और वो ही मेरे लिए आगे जाके काफ़ी गंदी चीज़ हो गई। तो आगे बताऊंगा। मैथ्स का मतलब थोड़ा बहुत, हाँ मैथ्स का थोड़ा बहुत आइडिया देगा कि क्या मतलब जो भी थोड़ा बहुत क्या क्या किया कैसे किया? तो मैथ्स में मैंने मतलब इंटीग्रेशन वगैरह तो पहले एनसीईआरटी से करी। उसके बाद मुझे एक बुक काफ़ी अच्छी लगी, अरिहंत की आती है वो, उसमें मैंने वेक्टर्स और 3D की करी थी वो। तो वो बुक काफ़ी अच्छी है, उसमें इतनी सॉल्व्ड एग्जाम्पल हैं और एक्सरसाइज में भी थोड़े से ही क्वेश्चन हैं। जैसे मतलब सिनगेज है, सिनगेज में बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो अब आप पे उतना टाइम है तो आप कर भी सकते हो, पर मेरे पे इतना था ही नहीं, लिमिटेड टाइम था। तो मैंने अपने अरिहंत को ही रेफ़र करा और उससे करे मैंने प्रॉब्लम्स, तो उसके मैंने सॉल्व्ड एग्जाम्पल करे। तो वेक्टर और 3D तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से हो गया था मेरा। पर वो चीज़ मुझे वही है, काफ़ी जाके एंड में वो चीज़ें मैंने करी मैथ्स में, तो डेफिनेटली उसकी वजह से काफ़ी नुकसान हुआ। तो पर मैंने यही करा, मैथ्स में भी पहले बेसिक्स कर लिए थे तो चीज़ें समझ में आने लगी थी। मतलब एनसीईआरटी तो तूने हर चैप्टर की होगी अच्छे से, इतना तो किया होगा एटलीस्ट। एनसीईआरटी तो कर ली थी। हाँ, एनसीईआरटी आपको मेरे हिसाब से करनी चाहिए। जैसे कई बच्चों को इंटीग्रेशन मुश्किल लगती है, तो मैं यही कहूँगा आप एनसीईआरटी के मिसलेनियस के भी एग्जाम्पल्स करो, एक्सरसाइज करो, उसमें भी काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम है। तो आप डायरेक्टली मेंस लेवल पे जंप मत करो अगर आपसे नहीं हो रहा, आप पहले एनसीईआरटी करो। और मतलब ऑनेस्टली बोलूँ तो कुछ क्वेश्चन है एनसीईआरटी से डायरेक्ट आ जाते हैं मेंस पे। खासकर जब से ये चीज एनटीए पेपर कराने हैं जब से, उस वक्त से मतलब थोड़ा एनसीईआरटी से ज्यादा चीजें आने लग गई हैं। मैं अपने टाइम पे बताऊं तो एक एओडी का ऐसा क्वेश्चन था, मतलब वो डायरेक्ट एनसीईआरटी से आ गया था। कुछ कौन मेरे शिफ्ट में भी भाई, मेरे शिफ्ट में भी एक क्वेश्चन था, वो भी आया था डायरेक्ट। मैं भी यार तेरी मेरी शायद शिफ्ट भी सेम हो सकती है, पर एक क्वेश्चन था। मेरी शिफ्ट वैसे 4th की 2nd थी, 4 सितंबर की। मेरी 4th की 1st थी जहाँ तक मुझे याद है। हाँ, मेरी दोनों बार फर्स्ट शिफ्ट थी। मेरी 2nd ही थी 4th की। हाँ, तो उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन था वो, मतलब काफी, मतलब वो तो एनसीईआरटी में है ही एओडी के, वो वाटर इतना फेल है इस रेट से। और जब भाई ऐसा क्वेश्चन आता है ना, देखा सा तब बहुत मजा आता है, तब तो लगता है भाई कॉन्फिडेंस जंप कर जाता है यार बहुत ज्यादा। अब तो पूरा पेपर फोड़ देंगे। हाँ भाई, स्टार्टिंग में अगर आपसे 2 क्वेश्चन होगा ना लाइन से, उसके बाद तीसरा मुश्किल भी होगा ना, तो भी आप उसे कर दोगे। मेरे साथ ये चीज़ मैंने फ़र्क देखा। जैसे मेरे से स्टार्टिंग में पहले अटेम्प्ट में नहीं हुए तो भाई फिर तो वहीं पेपर ख़त्म हो जाता। अगर 5 क्वेश्चन नहीं हुए वहीं आपका पेपर ख़त्म है। और अगर स्टार्टिंग में ही हो गए 2-3 तो कॉन्फिडेंस आता है, फिर डेफिनेटली आप एक अच्छा स्कोर तो कर ही दोगे। एग्जैक्टली यार, ये बात बहुत सही की यार। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना कि स्टार्टिंग में आप सबसे आसान सब्जेक्ट, और वो सबको पता है केमिस्ट्री सबसे आसान है, तो स्टार्टिंग में थोड़ा केमिस्ट्री के 3-4 क्वेश्चन आसान से ढूंढ के जल्दी कर लो, तो उससे कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है आपका। हाँ, और मैंने भी यही चेंज लाया था अपनी प्रिपरेशन में कि मैंने भी फिर सेकंड अटेम्प्ट में ये केमिस्ट्री को पहले अटेम्प्ट करा था। अच्छा। तो उससे ही कॉन्फिडेंस मिला था कि इनऑर्गेनिक कर दिए, कई फिजिकल के भी करे, और ऑर्गेनिक मेरी स्ट्रांग हो चुकी थी तो ऑर्गेनिक के भी कई मैंने देखते ही टिक कर दिए थे, तो उस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा पुश मिला था मुझे। एग्जैक्टली मतलब 30-40 मिनट में यार आपको अराउंड 50-60 नंबर मिल जा रहे हैं, तो फिर कॉन्फिडेंस तो आपका भाई बढ़ना ही है, अच्छे लेवल पे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो मतलब भाई ये बता, मतलब तूने जब ये प्रिपरेशन कर रहा था थ्रू आउट द लॉकडाउन, तो कभी प्रोक्रास्टिनेशन की नहीं भाई अभी तो बहुत टाइम है, या फिर अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा थी? देख अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा थी उस वक्त कि पेपर जुलाई में होगा, पेपर अगस्त में होगा, पेपर सितंबर में पेपर होगा, कभी हमें तो यही नहीं पता था। इस वक्त तो चल बता। इसकी मैं सच्चाई बताऊँ ना, तो ये सब चीज़ें उनके लिए थी जो पहले अच्छी ले आए हों, जिनको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो कॉलेज में जाने की। मुझे पहले ही पता था यार इतना बेकार कर दिया है, इससे ज़्यादा अब बेकार नहीं करना है यार।
अब मेरे को मतलब खोने को कुछ था ही नहीं तेरे पास, जो भी था कि भाई अच्छा ही करना मुझे ये था कि अब मैं इससे नीचे तो नहीं जा सकता ना, अब ये तो मतलब लोएस्ट पॉइंट पे आ ही चुका हूँ, अब इससे तो ऊपर ही जाना है। और डेफिनेटली मुझे ये चीज़ क्लियर थी, क्योंकि मैंने कई लोगों को देखा था यार, आपका मजाक उड़ाते हैं, आपको कई जगह ऐसे लोग मिल जाएंगे, आपके स्कूल में होंगे जो आपका मजाक उड़ा देंगे, ये देख भाई इतना कोचिंग में पैसे बर्बाद करे, इसके बाद भी नहीं हुआ ये वो। तो वो सारी चीजें आपको टीचर्स भी यार, मतलब जो स्कूल के टीचर्स होते हैं ना, वो भी आपके मजे ले रहे होते हैं कि मैंने तो कोचिंग ही जाना बंद कर दिया था भाई उसके बाद, क्योंकि आपका काफी मजाक उड़ाने लग जाते हैं वहाँ पे भी लोग, तो मैंने जाना बंद कर दिया। तो वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं अंदर हिट कर रही होती है, और उसकी वजह से मैंने मतलब सारी चीज़ें सेक्रीफाइस कर दी थी कि अब नहीं रुकना यार, पेपर कभी भी हो, और मेरे को फ़ायदा है अगर बाद में होता है तो मैं और बार रिवाइज करके जाऊँगा और मॉक टेस्ट दे के जाऊँगा, और अगर जल्दी भी होता है तो मुझे पता था इस टाइम पे सब डिस्ट्रैक्टेड है, सबसे अच्छा टाइम है। मैं तो चाह रहा था यार, मैं सही बता रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा, सितंबर में सब लोग उसके लिए ट्वीट कर रहे थे कि ना हो, मैं इकलौता ऐसा था जो भाई तब भी उन्हें देख के हंस रहा था कि सही यार अपना टाइम वेस्ट करो, कंपटीशन कम हो रहा है। मैं उस टाइम पे भाई इसी सपोर्ट में था, पेपर हो जाए, क्योंकि वो सबसे सही टाइम था उस टाइम पे, कंपटीशन फिर भी काफी कम था। उसके बाद मतलब थोड़ा वही चीज बार बार पढ़ के थोड़ी सी बोरियत भी आने लगती है ना कि भाई बार बार आपको थोड़ा, तो वही ड्रॉप जब लेते हैं तो भाई ड्रॉप लेना बहुत, मेरे हिसाब से भाई ड्रॉप के बारे में ना एक बार सोचो भी मत, क्योंकि अगर आप एक बार माइंड में उस थॉट को ले आए ना तो वो बढ़ता ही रहेगा, वो आपको वो फिर आपको ओवरटेक कर लेगा कि भाई ड्रॉप ही कर लेंगे, चल अब मेरे बस की नहीं है। और ये चीज़ तो मेरे सर भी कहते थे, वो कोचिंग में पढ़ाते थे, काफ़ी अच्छे सर थे केमिस्ट्री वाले, तो वो ये चीज़ कहते थे कि अगर आपने एक बार सोच लिया ना ड्रॉप के बारे में, तो आप डेफिनेटली अगले साल ड्रॉप ही लेते हुए दिखोगे, आपका कोई और फ्यूचर नहीं होगा, फिर आप ड्रॉप ही लोगे। तो इसलिए आप एक बार सोचो भी मत, क्योंकि आप फिर सोचोगे कि यार अगले साल कर लूँगा, पूरा टाइम मिलेगा और अच्छे से करूँगा, तो आपका अगले साल का भी फिर ऐसे ही रह जाता है। और नो वन नोज यार, मतलब कितने सारे बच्चों ने लास्ट ईयर ड्रॉप लिया था ये सोच के कि भाई अगली साल सिचुएशन बहुत अच्छी होगी, हम आराम से स्कोर कर लेंगे, बट फिर यार वही सिचुएशन आ गई, नो वन नोज कि अगली साल क्या होने वाला है। ठीक है, तो जो भी करो यार, मतलब अभी भी मेरे को डीएम्स आते रहते हैं, भैया हमारी 70 परसेंटाइल आई, हमारी 80 परसेंटाइल है, क्या मैं अर्ली ड्रॉप ले लूँ, क्या मैं ये करूँ। मैं बोलता हूँ भाई थोड़ा देख ले यार, 2-3 महीने का टाइम है अभी तेरे पास, इसमें तू अच्छा खासा इंप्रूव कर सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकता। और ड्रॉप की अभी मत सोच, ड्रॉप का चल ठीक है, तू अपना 100% दे, एक सेकंड रुक जा, ड्रॉप तू अपना 100% दे, हो सके यार तेरी अच्छी परसेंटाइल आ जाए, 97-98 आ जाए, उतने में तुझे भाई ठीक ठाक कॉलेज मिल जाए, क्या पता भाई, किसी नो वन नोस फ्यूचर में क्या होगा, अगर तू मेहनत कर रहा है तो। हाँ यार डेफिनेटली मिल जाएगा, वही है यार, मेहनत करनी है, और ऐसे यार रुकना नहीं है, मतलब अर्ली ड्रॉप ये सब बहाने होते हैं, आप अपने आप को मेहनत से बचा रहे हो, सही बात ये बात भाई तूने बहुत सही कही, ये बात तूने बहुत सही कही। बहाने बनाने को यार मैं पूरी दुनिया भर का रोना कर देता कि मेरे घर, उस टाइम पे मेरा घर भी बन रहा था, तो पूरी दुनिया भर की आवाजें हो रही थी, वो तो अलग ही, वो तो उसमें तो पढ़ाई करने में बहुत वो लगता है कि भाई वही है, आपके घर में लेबर काम कर रहे हैं और मशीनें चल रही हैं हैवी, आपको भी हेल्प करनी पड़ती है, वो बार बार आके आपसे सामान मांगते हैं, भैया ये कहाँ है वो कहाँ है, तो भाई मैं बहाने दुनिया भर के बना देता कि ये हो रहा है, आप लोगों ने घर पे काम शुरू करवा दिया इसलिए नहीं हुआ मेरा, ये सब काफी दूसरों को ब्लेम करता, पर उससे कुछ ना होता यार, नुकसान एट द एंड किसका हो रहा है, नुकसान मेरा ही हो रहा है। और आप ड्रॉप भाई मेरे हिसाब से अगर आप चलो मान लो अच्छा नहीं भी हुआ पेपर, तो भी ये एक्सपीरियंस है जो मैटर करेगा, आप काफी सारी चीजें सीख लोगे यार अभी प्रिपेयर करते हुए, एटलीस्ट बेसिक तो स्ट्रॉन्ग कर लोगे जो आपके काम आएंगे आगे। तो भाई एक बात बता, मतलब यार तूने जैसे देख 4-5 महीने में प्रेपरेशन की है ना, तो क्या तूने मतलब क्या तेरी स्ट्रेटेजी थी कि भाई पूरा 100% सिलेबस करके जाएंगे हम लोग, या फिर कुछ स्पेसिफिक चैप्टर पे तूने ज़्यादा दम लगाया, ज़्यादा उन्हें टारगेट किया और कुछ को बेसिक लेवल पे करके गया, क्या थी तेरी स्ट्रेटेजी अगर भाई बिल्कुल ऑनेस्टली बताऊँ ना, तो उस टाइम पे आपको भी पता है कि ऐसी चीज़ नहीं थी कि मतलब पेपर 4 महीने बाद होगा, 6 महीने बाद होगा या 2 महीने बाद होगा, तो मैंने लेकिन बिट सेट की डेट आपको याद हो तो पहले ही अनाउंस हो गई थी कि ये सितंबर में या फिर थोड़ा लेट होना था बिट सेट, तो उन्होंने अनाउंस कर दी थी, तो मैंने सोचा कि चलो अभी जेई मेंस है तो मैं बिट सेट को फोकस करता हूँ, पर जेई मेंस को भी साइड बाय साइड कर लूँगा। तो मैंने ये प्लान बनाया कि पहले बेसिक्स करता हूँ, तो बेसिक्स कर लिए, उसके बाद मैंने ये सोचा कि अब जेई में भी थोड़ा ठीक स्कोर करना है, तो अपने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स उठाता हूँ। आपको पता होता है जैसे केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, 2 से 3 क्वेश्चन आने हैं, और कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं, हाई वेटेज वाले चैप्टर। हाँ, आपको वो उठाने हैं, और अगर आपने बेसिक्स कर रखे होंगे तो डेफिनेटली आप उन्हें काफ़ी अच्छे से कर पाओगे। तो मैंने ये चीज़ अच्छी करी, मैंने उसके बाद उन्हें करा,
और उन चैप्टर्स को छोड़ दिया जिनसे मतलब क्वेश्चन रेयरली आते हैं, जैसे वेव्स है, मतलब वैसे काफ़ी अच्छा चैप्टर है, मज़ा भी आता है पढ़ने में, पर क्वेश्चन नहीं आते उससे, तो आप उसे छोड़ सकते हो थोड़े टाइम के लिए। तो हाँ मतलब यार वही इसी को ही स्मार्ट वर्क कहते हैं। जो लोग बच्चे पूछते हैं भाई स्मार्ट वर्क क्या है, यही है स्मार्ट वर्क की भाई बहुत सारे ऐसे चैप्टर होते हैं यार जो कंसेप्चुअली बहुत स्ट्रांग होते हैं ना। रोटेशन देख लो अब यार, अगर आपके पास दो ऑप्शन है कि आप फिजिक्स में मतलब मॉडर्न फिजिक्स कर लो, रोटेशन कर लो, तो ऑफकोर्स ही बात है यार आप मॉडर्न फिजिक्स करोगे, आप ये तो नहीं कहोगे सर मैं रोटेशन करूंगा, भैया मैं रोटेशन करूंगा, क्योंकि बहुत तगड़ा चैप्टर है, बहुत उससे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं, है ना। तो थोड़ा स्मार्ट वर्क यही होता है कि भाई जिनका वेटेज ज़्यादा है और जिनमें कम टाइम लग रहा है उन चैप्टर्स पर हम ज़्यादा फोकस करें। हाँ, और उस टाइम पे मैं एक और बहुत अच्छी चीज़ करता था, जैसे मान ले सिलेबस मेरा स्टार्टिंग में तो ज़्यादा कवर था नहीं, 40% मैं सबसे यही कहता हूँ कि इतना आपका होना चाहिए, इस पे मॉक टेस्ट देना शुरू करो, क्योंकि इससे कम पे दोगे यार मार्क्स वैसे भी नहीं आएंगे। आपने 40% से कम सिलेबस कर रखा है तो क्या ही मार्क्स आएंगे। तो आप पहले 40% तक, पर तब तक ये नहीं करना कि आप मॉक टेस्ट दोगे ही नहीं, आप अपने मॉक टेस्ट खुद बनाओगे। आप में इतनी डिटर्मिनेशन होनी चाहिए कि आप प्रीवियस ईयर की बुक लो, उसमें रैंडम क्वेश्चन सिलेक्ट करने हैं किसी भी चैप्टर के, जो चैप्टर वाइज आती है, और जितने चैप्टर पढ़े हैं उनका एक खुद मॉक टेस्ट बना लो और फिर उसे सॉल्व करो और देखो आपने जो चैप्टर पढ़े हैं आप उनसे कितने क्वेश्चन कर पा रहे हो। तो इससे मेरे पे चेक रहता था कि मैंने अभी तक जितने चैप्टर करे हैं वो अच्छे से हुए हैं या नहीं। और जहाँ और इसी बहाने मतलब PYQs भी रिवाइज होते रहते होंगे। और जहाँ मैंने 40% से ज़्यादा करा उसके बाद तो मैंने वीकली मॉक टेस्ट देने शुरू करे, और उनका एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके बाद तो स्कोर आपका अपने आप इंक्रीज होता ही रहेगा। तो ये एक बात बता, तूने मतलब फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देना कब से शुरू किए थे? जो तूने अभी बात की कि भाई वो 40-50% जब आपका सिलेबस हो जाए तो आपको फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देना शुरू कर देना चाहिए, तो तूने कब से दिए थे, क्या फ्रीक्वेंसी थी और कैसे कैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज की तूने? तो स्टार्टिंग में तो मैंने अप्रैल से लेके मई एंड तक, और इवन जुलाई के भी कुछ दिन, मतलब आधी जून के सॉरी कुछ दिन मैंने अपने इतना सिलेबस कवर करा और काफ़ी मतलब अच्छे से कर लिया। पर इसके बाद मॉक टेस्ट आपको देने चाहिए, जहाँ 40% हो जाए फिर रुकना नहीं है, फिर वीक में 1-2 या 2-2 वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपकी मतलब कितना आप दे सकते हो। मैं 1 देता था क्योंकि मैं एनालिसिस में काफ़ी टाइम लगाता था, मैं अच्छे से देखता था कि मैंने क्वेश्चन छोड़ा है तो क्यों छोड़ा है, आता नहीं था क्या, या जो करा है वो गलत किस वजह से हुआ है। ये सारी चीज़ें आपको देखनी चाहिए और इनसे आप सीखोगे और चैप्टर्स आपको फिर पता चलेगा कि आपके असलियत में कौन से चैप्टर स्ट्रॉन्ग है और कौन से वीक हैं। तो मॉक टेस्ट यार काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट है कम से कम वीक में 1 तो देना शुरू करो, और जहां आपका सिलेबस 80% के आसपास हो जाए तो 2 दे दो, और फिर तो आप पे डिपेंड है, मतलब बेसिकली फिर तो अपने हिसाब से जैसे पेपर पास आता जाए वैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओ। फिर कोई ऐसा फिक्स पैटर्न नहीं है, फिर तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो, फिर आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा क्योंकि अपने ऊपर। एग्जैक्टली। तो भाई मतलब ये सब तो हो गया, तैयारी भी ठीक ठाक हो गई, तो सेकंड अटेम्प्ट का बता, क्या सीन रहा था, कैसे गया था? तो बताता हूँ। और लास्ट के 1 महीने में क्या तेरा माइंडसेट था कि मतलब जब पेपर होने वाला था उससे पहले का 1 महीने के बारे में बता थोड़ा। और फिर अब मैं उस टाइम कभी आपको बताऊं तो आपको याद ही होगा क्योंकि आपने भी 2020 में ही दिया है कि उस टाइम पे बहुत ये चल रहा था कि नहीं होना चाहिए, एडमिट कार्ड रिलीज नहीं होगा, यूट्यूबर्स भाई एक ग्रुप बन गया था, मतलब यूट्यूब पे पूरे भाई सब मीटिंग कर रहे थे साथ में, पूरी भसड़ मची थी। और कई बच्चे, मतलब मेरे साथ के बच्चों से भी इंटरेक्ट करता हूँ तो वो यही कहते हैं यार काफ़ी नुकसान हो गया उन सब चक्करों में, और मैं तो करता ही नहीं था ट्वीट वगैरह, मैं तो पढ़ता ही था। तो मुझे भी लगा कि सही है यार, पोस्टपोन्ड हो सकता है, इतने लोग कर रहे हैं। तो मेरा वेव्स रहता था और मेरा रोटेशनल भी मैंने शायद लास्ट के 1 महीने में करा था, या लास्ट के 1 महीने में, या लास्ट के 40-50 दिन थे तब मैंने रोटेशन करा था। मतलब एकदम अच्छे से किया था या फिर हाँ भाई ऊपर से मैं देख ली सारे फॉर्मूले? उससे पहले के तो मैंने सारी पूरी मैकेनिक्स काफ़ी अच्छे से कर ली थी। अच्छा। तो जब मैंने रोटेशन करा ना तो पर्सनली मुझे इतना डर नहीं लगा, ना मुझे इतना कभी ऐसा लगा यार रोटेशन का क्वेश्चन आ गया। तो मैं हर एक को ये रिकमेंड करूँगा, आपने रोटेशन के पहले के सारे चैप्टर अच्छे से करे हैं ना, तो रोटेशन में आप नहीं डरने वाले हो। तो रोटेशन आपका मैंने 10 दिन लिए थे शायद, और इसमें मतलब ऐसे भी नहीं कि मैं पूरा दिन ही दिन दे रहा हूँ, 3-3 घंटे 2-2 घंटे रोटेशन को देता था और हो गया था। इसके बाद मैंने करा था SHM और वेव्स, और SHM मुझे पहले से भी आता था तो SHM तो जल्दी हो गया, और वेव्स में मुझे पता था कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जैसे डॉपलर इफेक्ट है, वो तो मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और थोड़ी बहुत आपको फॉर्मूले याद हो तो वेव्स के क्वेश्चन आप कर दोगे। तो मैंने ये चीज़ें एंड टाइम पे करी, और इसके बाद सारा सिलेबस लगभग मतलब कवर था। कुछ मैंने छोड़ दिए, जैसे आपको पता हो कि कुछ फिजिक्स में आते हैं, कुछ वो प्रैक्टिकल बेस्ड फिजिक्स के आते हैं, तो उनमें मैंने ज़्यादातर कर लिए थे, जैसे वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, ये सब। लेकिन आपको कोचिंग में कुछ और एक्स्ट्रा भी कई हाई फाई चीज़ करा देते हैं,
तो ना तो उनसे क्वेश्चन आने वाले हैं और ना आपको ज़रूरत है उन्हें करने की, तो उन्हें छोड़ दो। और ऐसी केमिस्ट्री में होता है एक POC नाम की चीज़ होती है, तो उसमें आपको प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो उसमें आपको काफ़ी सारे टेस्ट करा देते हैं जो कि इवन मेरे ख्याल से NCERT वाले ही सफिशिएंट है जो NCERT में दे रखे हैं। मैं भी अभी यही बोलने वाला था कि NCERT में कुछ दिए हुए हैं, उन्हें कर लो भाई, उन पे ही क्वेश्चन आएंगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो अगर हम पे यकीन नहीं हो रहा है, उनके बाहर से आज तक नहीं आए JEE मेन में क्वेश्चन, तो उतना कर लो तो चीज़ें डेफिनेटली। और छोड़ने के नाम पे मैंने इक्विलिब्रियम में छोड़ दिया था, इक्विलिब्रियम मैंने छोड़ दिया था क्योंकि मुझे पता था ये टाइम लेगा, और अब मेरे पे इतना टाइम नहीं है, तो जितना मतलब कर रखा पूरा छोड़ के गया था, फिर थोड़ा बहुत फॉर्मूले देख लिए थे। केमिकल इक्विलिब्रियम तो आसान है, तो वो मैंने देख लिया था। फिजिकल मैंने वो छोड़ दिया था दूसरा। अच्छा, तो ऐसे नहीं है कि मैंने कोई चीज़ छोड़ी नहीं, तो कुछ चीज़ें छोड़ी थी। D&F ब्लॉक की रिएक्शन पूरी छोड़ दी थी। D&F ब्लॉक मुझे काफ़ी बेकार चैप्टर लगता था, तो कुछ चीज़ें छोड़ी थी। मैथ्स में भी कुछ चैप्टर छोड़ दिए थे, तो मैथ्स में तो कई छोड़े थे, खैर कुछ नहीं, पर हाँ इन दोनों को मैंने अपना काफ़ी अच्छा करा। और मैथ्स में भी कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स अपने स्ट्रॉन्ग कर लिए, तो उनकी मदद से मैं जब JEE मेन देने जा रहा था तो एक दिन पहले काफ़ी डर सा लगता है यार, पहली बार इतना बेकार हुआ था। पर हाँ मुझे ये कॉन्फिडेंस था कि यार मैंने मॉक टेस्ट में अपना स्कोर मैं ले आया हूँ इस रेंज कितने में। हाँ लगभग मॉक टेस्ट में कितने आ रहे थे तेरे फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले? हाँ तो मेरा धीरे धीरे इंक्रीज होके पेपर से पहले अगर मैं बात करूँ तो मेरा 160 से 200 के बीच में आ रहे थे। तो वो डिपेंड कर रहा था, जैसे NT अभ्यास में आपको पता है कुछ बहुत आसान आ जाते हैं, तो उसमें 200 के आसपास आ गए, कुछ काफ़ी हार्ड भी थे तो उनमें 160 के आसपास थे, तो इस हिसाब से मेरे इस रेंज में मार्क्स आ गए थे। तो मुझे पता था कि अगर मैं इतने मेन दिन भी अगर मैं नर्वस ना करूं और अच्छे से करूं तो मैं इतना तो स्कोर कर दूंगा। तो मैंने उस दिन जब मैं गया पेपर सेंटर पे, तो मैंने अपने आप को पूरा काम करा। और आपको अपने आप को ये बिलीव दिलाना होता है वो सारे सेक्रीफाइसेस का जो आपने इस टाइम में करे। और मुझे पता था यार मेरा एवरेज टाइम पढ़ने का ना 12 घंटे होगा अगर मैं पूरे सारे दिन का टोटल करके निकाल दूं। ये मैं पूछने वाला भी था कि भाई एवरेज तुम्हें कितने घंटे लॉकडाउन में पढ़ा था? मैं यही कहूँगा यार, अगर इतनी बेकार तैयारी है ना, तो कई बच्चे कहते हैं भैया 12 घंटे नहीं हो पाता, तो यार मैं इस चीज़ में झूठ नहीं बोलूंगा। मैं आपको नहीं कह सकता कि आप अच्छे से तैयारी कर रहे हो और आपकी तैयारी इतनी बेकार है। मतलब ये तो बहाना है यार फिर आपकी 12 घंटे, फिर बहाना है यार, मतलब कि अगर आपकी कम परसेंटाइल आ रही है और फिर भी आप 12 घंटे 13 घंटे नहीं एफर्ट डालने के लिए तैयार हो, तो आप ये मत समझो कि भाई आपकी भी 40-50 आई है, आप भी 98 90 तक 99 तक पहुंच जाओगे। भाई एफर्ट्स डालने पड़ेंगे यार, तभी रिजल्ट आता है। ऐसा नहीं कि ध्रुव का हवा में रिजल्ट आ गया, ध्रुव ने कुछ मेहनत, भाई दबा की मेहनत की है बंदे ने, तब जाके इम्प्रूवमेंट हुआ है। ठीक है, आप भी कर सकते हो यार, ऐसा नहीं है, बट वही है इसकी जितनी मेहनत करने को तैयार हो जाओ बस। हाँ बता भाई। और यही चीज़ है यार, कोई ऐसी स्ट्रेटजी दुनिया में नहीं पैदा हुई, कोई नहीं बता सकता आपको कि इसको करके आप अगर 8 घंटे पढ़ोगे या 10 घंटे पढ़ोगे तो आप इस तरीके से इम्प्रूव कर लोगे। तो डेफिनेटली मैं ये नहीं कह रहा आपको मतलब पूरे महीने 12 घंटे पढ़ना है, ऊपर नीचे होती हैं चीजें। किसी दिन आखिरी में आके थोड़ा सीरियसनेस बढ़ा दो। किसी दिन मैं 16 घंटे पढ़ लेता था, किसी दिन 8 घंटे भी पढ़ा हूँ, पर अगर एवरेज निकालोगे ना तो मेरा 12 घंटे से ऊपर ही होगा। तो महीने में एक आध दिन हो गया यार थोड़ा बहुत कम, 6 घंटे 8 घंटे, पर फिर वो एक आध दिन ऊपर भी हुआ, ऐसे नहीं है 12 से 12 तक ही रहा है। तो वही है, एवरेज 12 कर लो मेरे हिसाब से, तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। तो देख लो भाई, अगर आप एक ऐसे बंदे हो एवरेज या अबव एवरेज वाली कैटेगरी में हो, तो हम लोग यार ऑनेस्टली बोलूं तो मैक्सिमम जनता इसी कैटेगरी में होती है, और उन लोगों को यार ज्यादा एफर्ट्स डालने पड़ते हैं एज कम्पेयर टू यार जो टॉपर्स होते हैं। अगर उनसे कम्पीट करना है तो है ना, तो उतने एफर्ट्स डालने के लिए तैयार रहो। तो फर्स्ट अटेम्प्ट का रिजल्ट आया तो क्या रिएक्शन था और कैसा गया, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट? थोड़ा पेपर पे डिस्कस कर लेता हूँ। तो मैं गया सेंटर में, सेंटर मतलब इस बार लक ने भी थोड़ा साथ दिया, सेंटर काफ़ी अच्छा था, काफ़ी अच्छे से सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह सब मेंटेन करी, मतलब एक सीट छोड़ के बिठाया, तो कंप्यूटर भी सही चल रहा था। तो उसमें गया और मतलब मैंने पहला क्वेश्चन देखा और पहला ही मतलब काफ़ी इजी क्वेश्चन आया केमिस्ट्री में, तो मतलब मुझे इजी लग रहे थे यहाँ तो, पर मुझे काफ़ी इजी लगे वो। तो मैंने 3 क्वेश्चन ऐसे ही कर दिया, मतलब मैंने 2-3 सेकंड में मतलब पूरा पढ़ा और फिर ऑप्शन देखे तो हाँ टिक टिक टिक, तो मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस आ गया यार, काफ़ी बढ़िया तैयारी करके आऊँ मैं तो, अब तो मैं फोड़ दूंगा इसे। तो पहले केमिस्ट्री पूरी भाई बढ़िया अच्छी तरीके से कर दी। केमिस्ट्री में भी लगभग मैंने शायद 23 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे थे और मतलब उसमें भी काफ़ी सही हो गए थे मेरे। लगभग मैंने अपनी एक्यूरेसी अच्छी मेंटेन करी थी। मैं जिन्हें छोड़ रहा था वो वही थे जिनको मतलब मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। तो केमिस्ट्री का अच्छा हो गया। फिज़िक्स का सेक्शन आया, फिज़िक्स मतलब उस टाइम पे पहले के थोड़े शिफ्ट्स में काफ़ी हार्ड भी आई थी, तो पर मैंने यही अपने आप को भरोसा दिलाया कि यार मेरी फिज़िक्स अच्छी है तो मैं कर दूंगा।
और वही काम आया यार, मतलब फिजिक्स में भी काफ़ी तोड़ फोड़ मचा दी, फिजिक्स भी बढ़िया हो गई। अब यार मैथ्स में 2 रीज़न थे कम मार्क्स आने के मेरे सेकंड अटेम्प्ट में भी। कितने आए थे अगर तुझे याद हो तो? मतलब मैथ्स में मेरे यार ऐसे ही थे 23, 22। और इसका रीज़न भी यही था कि एक तो मैथ्स को टाइम नहीं दिया, और दूसरा पेपर में भी टाइम नहीं दिया, ज़्यादा टाइम इन्हीं पे इन्वेस्ट कर दिया कि फिजिक्स केमिस्ट्री में इनमें तो ले आया 85+, और फिर टाइम कम बचा। तो मैथ्स में वही वेक्टर 3D करा, मैथमेटिकल रीजनिंग और थोड़े बहुत डिफरेंशिएशन वगैरह ये जो थे इनको कर पाया, और उसके बाद टाइम पूरा हो गया था। और मतलब मेरे से हो भी नहीं रहते कुछ क्वेश्चन, मैं ये नहीं कहूँगा टाइम की वजह से रह गया, तो हो भी नहीं रहते, तो इसलिए मैथ्स में थोड़ा हो गया, पर बाकी दोनों अच्छे हुए थे। तो मुझे कॉन्फिडेंस था अब की बार जब मैं पेपर के सेंटर से बाहर आओगे ना यार, आपको पता रहेगा कि आपने इतना अच्छी इंप्रूवमेंट करी है कि आपका कुछ ना कुछ तो अच्छा ही रिजल्ट आएगा। तो घर आया, आंसर की ऑफिशियल तो नहीं आई थी पर कोचिंग की आ जाती तो है। हाँ, पर मैंने इस बार चेक नहीं करी यार, मैं अपनी खुशी को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता था। अभी थोड़ा सा टाइम मिल रहा है, अब वो भी मतलब टेंशन सी आ जाती है उसके बाद। तो एनटीए की ऑफिशियल आई तो उस दिन मतलब आपको ये भी दिख जाता है आपने कौन से ऑप्शन मार्क करे हैं और सही आंसर क्या है। तो उसके हिसाब से मैंने मिलाया तो मेरे 186 आ रहे थे। उसके बाद लोगों ने वो फाइल वगैरह करते हैं, उसके बाद भी आई थी, तो उसके बाद भी वही सारे सेम ऑप्शन थे, तो उसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ था। तो वो वही था, तो मैं काफ़ी खुश था यार। और फिर रिजल्ट आया यार रात के 3 बजे के करीब आया था मतलब मुझे आता 2 बजे आया था भाई। मैं मतलब 1:30 के आसपास देख रहा हूँ, अचानक से रिजल्ट आ गया भाई। मैंने तो अमन भैया की वीडियो की नोटिफिकेशन आई थी कुछ लाइव आए थे वो। मैं सही में उस दिन सो गया था क्योंकि मुझे लगा यार अब नहीं आया यार, बज गए 11 बजे। हाँ मतलब 11-12 बजे के बाद कौन ही सरकारी दफ्तर चलता है तो सही में हाँ, मतलब मुझे लगा यार अब जरूरत नहीं है, तो मैं सो गया। पर वही है, जिस दिन आपका रिजल्ट आना होता है ना तो आपको टेंशन होती है। तो मेरी रात में भी नींद खुल गई 3 बजे के करीब, और यार मैंने गलती से फ़ोन उठा लिया और वो अमन भैया की नोटिफिकेशन दिख गई, और यार फिर किसको ही नींद आने वाली है दोबारा जब पता चल गया रिजल्ट आ गया। तो मेरे पे अपना लकीली मैंने फ़ोन में ही अपने सारा एप्लीकेशन नंबर वगैरह स्टोर कर रखा था। तो जेईई मेंस की साइट पे गया और भाई मतलब सारी इन्फॉर्मेशन डालती, पहली बार ऐसा हुआ था मेरे साथ कि तुरंत ही रिजल्ट आ गया सामने। तो ट्रैफिक कम था उस टाइम पे, तो आ गया। और फिर मैंने देखा यार चल बढ़िया भाई, काफ़ी मतलब यकीन से नहीं होता है। मतलब कितनी आई थी तेरी परसेंटाइल? एग्जैक्ट मेरी ऐसी थी 98.09 कुछ ऐसी इस टाइप से थे मेरी मतलब परसेंटाइल। और रैंक कितनी आई थी तेरी एग्जैक्ट? रैंक मेरी एग्जैक्ट ऐसी ही थी यार, मेरी 22,000 थी, इसके ऐसी थी 22,000। मतलब 40% में देखें तो अराउंड तेरी 5-6 लाख के आसपास रैंक बनती। हाँ यार 6 लाख के आसपास कुछ आ जाती है। हाँ तो 6 लाख से 20,000 यार, काफी इम्प्रूवमेंट, बहुत ज्यादा। तो वही यार, मैं भी उस टाइम पे देख के भाई काफ़ी ज़्यादा मतलब खुशी हुई कि यार मतलब किसी ने मुझे नहीं बोला था। कोचिंग में भी लोग ये कहते हैं यार अब तू ऐसा कर, ड्रॉप ले ले और सही अच्छे से तैयारी कर, क्योंकि इतनी में कोई आपको ये सजेशन नहीं देगा कि भाई अभी आगे जा। पर मैं आपको यही कहूँगा यार अच्छे से तैयारी करो, डेफिनेटली आप काफ़ी अच्छा कर सकते हो आगे। सही है। चल तो यार ये थी तेरी काफ़ी इंस्पायरिंग। होप सो यार जो हमारे जूनियर्स हैं उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला इस पॉडकास्ट से। ठीक है कि भाई होप मत हारो, बट ऐसा भी नहीं है कि यार अगर आप कुछ मेहनत नहीं करोगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, आपको एफर्ट्स अपने एंड से डालने पड़ेंगे। ठीक है, जैसा कि भाई ने कहा यार 12-12 घंटे पढ़ता था भाई। ठीक है, एवरेज 12 घंटे लाना बहुत बड़ी बात हो जाती है ना। तो उतने एफर्ट्स डालने के लिए तैयार हो तो यार ऑफकोर्स ही बात है, आपका रिजल्ट इंप्रूव होगा ही होगा। ठीक है, तो एक एंडिंग अपने तरफ से कुछ मैसेज देना चाहेगा जेईई एस्पिरेंट्स को तो बता दे, जो इस साल जेईई अपना देने वाले हैं, जो अभी लॉकडाउन से गुजर रहे हैं। हाँ, तो मैं यही कहूँगा जो चाहे ड्रॉपर भी हैं चाहे क्लास 12th में भी हैं, तो अभी देखो यार दोनों के लिए गोल्डन चांस है। अभी कोई ऐसी डेट अनाउंस नहीं हुई, तो अभी तक अपने आप को इस तरीके से मत देखो कि यार अभी तक अच्छा नहीं हुआ। मेरे को पता है यार, मैं तुम्हारी कंडीशन में रह चुका हूँ कि कितना ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। मतलब जब इतनी मेहनत, मतलब जिसके लिए हम एम कर रहे होते हैं वो बिल्कुल आप उसके आसपास भी नहीं होते। तो यार पर वही है, अगर आप हिम्मत हार गए तो आप पे खोने के लिए अब कुछ है ही नहीं यार। अब आप इससे आगे ही जाओगे और काफ़ी आगे जा सकते हो। और यार बस मेहनत करो। और ऐसा मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे खुद के बैच में एक लड़का है जिसने 70 परसेंटाइल से 97.9 या 8 कुछ इसके आसपास परसेंटाइल लाया था। तो ऐसे कई लोग हैं यार जो करते हैं, और आप भी यार इस साल कर सकते हो। तो बस मेहनत करते रहो और डेफिनेटली आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे।
और यार अगर आपने अभी तक वीडियो देख ली है तो यार वीडियो को लाइक कर दो और भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और भाई ध्रुव भाई के चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, काफ़ी सही कंटेंट डालते हैं यार, अपने सारे एक्सपीरियंसेस उन्होंने शेयर कर रखे अपने चैनल पे। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी भाई के चैनल की, ठीक है, और वहाँ टाइटल में भी मिल जाएगी, तो जाके चेकआउट जरूर करना। कंटेंट अच्छा लगे सब्सक्राइब जरूर करके आना भाई, ठीक है। तो यार काफ़ी सही हमारा पॉडकास्ट था। प्लीज़ यार चैनल को मेरे भी सब्सक्राइब कर दो, ध्रुव भाई के भी चैनल को सब्सक्राइब कर दो। काफ़ी सही कंटेंट डालते हैं यार आप लोगों के लिए, ठीक है, बहुत यूज़फुल चीज़ें डालते हैं। अपने एक्सपीरियंसेस यार, जो हमने चीज़ें फेस की थी वो शायद आपको कोई टीचर ना बता पाए, बट हमसे आप वो चीज़ें ज़्यादा कनेक्ट कर पाओगे, है ना। तो जाके यार चैनल सब्सक्राइब कर दो। तब तक यार मिलते हैं अगली वीडियो में। हैव अ गुड डे, बाय।